Potter and the Chamber of Secrets, Chapter 15, Aragog। गर्मी का मौसम महल के चारों तरफ के मैदान में चुपके से घुस चुका था। आसमान और झील दोनों ही नीले हो गए और ग्रीन हाउसेस में लगे फूल पत्ता गोभी की तरह बड़े होकर खिल गए। पर महल की खिड़कियों से अब यह नज़ारा नहीं दिखता था कि हैग्रिड मैदान में घूम रहा है और फैंग उसके पीछे पीछे उछल कूद कर रहा है। इसीलिए हैरी का मन इस नज़ारे को सही मानने को तैयार नहीं था। दरअसल बाहर का माहौल भी महल के अंदर के माहौल से कोई खास बेहतर नहीं था, जहाँ चीज़ें भयानक रूप से सब गड़बड़ थी। हैरी और रॉन ने हरमाइनी से मिलने की कोशिश की, पर मिलने वालों को अस्पताल में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। अस्पताल के दरवाजे की दरार से मैडम पॉम्फ्री ने उन्हें बताया, हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी। इस बात की पूरी संभावना है कि हमलावर इन लोगों को जान से मारकर काम पूरा करने आएगा। डंबलडोर के चले जाने के बाद हॉगवर्ट्स में दहशत अपनी चरम सीमा पर थी। इसलिए सूरज महल की दीवारों को बाहर से तो गरमा रहा था, पर बंद खिड़कियों पर ठहर जाता था। स्कूल में ऐसा एक भी चेहरा नहीं था जो चिंतित या तनावग्रस्त ना हो। यहाँ तक कि जब कोई गलियारे में हंसता तो उसकी गूंज इतनी तेज और अस्वाभाविक लगती कि वो उस हंसी को जल्दी ही दबा लेता। हैरी बार बार डंबलडोर के आखिरी शब्दों को दोहरा रहा था, मैं स्कूल से सचमुच बाहर तभी जाऊंगा जब यहाँ मेरा एक भी वफादार नहीं बचेगा, और हॉगवर्ट्स में उन लोगों को हमेशा मदद मिलेगी जो मदद मांगते हैं। पर इन शब्दों का क्या फ़ायदा? वो किससे मदद मांगे जब सभी उन्हीं की तरह दुविधाग्रस्त और डरे हुए थे। इसके बजाय हैग्रिड का मकड़ियों का इशारा समझना ज़्यादा आसान था। समस्या ये थी कि महल में एक भी मकड़ी नहीं थी जिसका वो लोग पीछा कर सके। हैरी ने हर तरफ मकड़ियों की तलाश की। रॉन ने भी मन मारकर उसकी मदद की। जाहिर है इस काम में एक बड़ी बाधा ये भी थी कि उन्हें अकेले बाहर घूमने की तो इजाज़त ही नहीं थी। वो महल में जहाँ भी जाते उन्हें गरुड़द्वार के दूसरे विद्यार्थियों के समूह में जाना पड़ता। उनके अधिकांश सहपाठी खुश थे कि उन्हें टीचर एक क्लास से दूसरी क्लासेस में भेड़ों की तरह हाँक कर सुरक्षित ले जाते, पर हैरी को बड़ा कष्ट होता था। बहरहाल ऐसा लगता था कि वो दहशत और शंका के इस माहौल में एक विद्यार्थी को बहुत मजा आ रहा था। ड्रेको मैल्फॉय पूरे स्कूल में ऐसे अकड़ कर चलता था जैसे उसे हेड बॉय बना दिया गया हो। हैरी को यह मालूम नहीं था कि वो इतना खुश क्यों था, जब तक कि डंबलडोर और हैग्रिड के जाने के लगभग 15 दिन बाद उसने जादुई काढ़े की क्लास में मैल्फॉय की बातें ना सुनी। हैरी मैल्फॉय के ठीक पीछे बैठा था जब वो क्रैब और गोयल को आंखें नचा नचा कर कुछ बता रहा था। अपनी आवाज़ नीचे रखने का कष्ट किए बिना वो बोला, मैं हमेशा सोचता था कि डैडी ही हमें डंबलडोर से छुटकारा दिलाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि उनके हिसाब से डंबलडोर इस स्कूल के अब तक के सबसे बुरे हेडमास्टर है। अब शायद कोई अच्छा हेडमास्टर मिल जाएगा, ऐसा कोई जो रहस्यमय तहखाने को बंद नहीं रखना चाहेगा। मैगोनागल ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे, वो काम चला हुआ है। स्नेप हैरी के पास से गुजरे, पर उन्होंने हरमाइनी की खाली सीट और कढ़ाई को देखकर कोई टिप्पणी नहीं की। मैल्फॉय ने जोर से कहा, सर आप क्यों नहीं हेडमास्टर बनने के लिए आवेदन देते? अरे अरे मैल्फॉय तुम भी, स्नेप ने कहा। हालांकि रोकते रोकते भी उनके पतले होठों पर मुस्कान आ ही गई। प्रोफेसर डंबलडोर को गवर्नरों ने सिर्फ बर्खास्त किया है। मैं तो यही कहूंगा कि वो जल्द ही हमारे बीच लौट आएंगे। वो सब तो ठीक है सर, मैल्फॉय ने दांत दिखाते हुए कहा, पर अगर आप इस पद के लिए आवेदन करें तो मुझे नहीं उम्मीद है कि मेरे डैडी का वोट आपको ही मिलेगा। सर मैं डैडी को बता दूंगा कि आपसे अच्छा टीचर इस पूरे स्कूल में नहीं है। स्नेप जब तहखाने में चारों ओर घूम रहे थे तो उनके चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान थी। सौभाग्य से उन्होंने सीमस फिनिगन को नहीं देखा, जो अपनी कढ़ाई में उल्टी करने का नाटक कर रहा था। मैं हैरान हूं कि इन बदजातों ने सामान क्यों नहीं बांध लिया। 5 गैलियन की शर्त लगा सकता हूँ कि अगली बार जिस पर भी हमला होगा वो जरूर मरेगा। अफसोस है कि ग्रेंजर बच गई। उसी समय घंटी बजी, जो अच्छी बात थी। मैल्फॉय के आखिरी शब्द सुनकर रॉन ने अपने स्टूल से उछलकर उस तक पहुंचने की कोशिश की थी, पर बैग और किताबें बटोरने की हड़बड़ी में इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। जब हैरी और डीन ने उसके हाथ पकड़ लिए तो रॉन बोला, मुझे इसका मजा चखाने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे अपनी छड़ी की भी जरूरत नहीं है इस बार, तो मैं अपने हाथों से ही इसका गला दबा दूंगा। जल्दी करो, मुझे तुम लोगों को जड़ी बूटियों के ज्ञान की क्लास में ले जाना है। स्नेप बेचैनी से खड़े होकर गरजे और सब लोग भेड़ की तरह लाइन बनाकर चल दिए। हैरी, रॉन और डीन सबसे पीछे चल रहे थे। रॉन अब भी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर हैरी और डीन के हिसाब से उसे तभी छोड़ना सुरक्षित था जब स्नेप उन्हें महल के बाहर ले जाए और वो सब्जियों के बगीचे के पार वाले ग्रीन हाउस के रास्ते पर पहुंच जाए। जड़ी बूटियों के ज्ञान की क्लास बहुत खामोश थी। अब इसके 2 विद्यार्थी कम हो गए थे, जस्टिन और हरमाइनी। प्रोफेसर स्प्राउट ने उन सबको सूखे अफ्रीकी अंजीरों की कटाई छटाई के काम पर लगा दिया। हैरी जब मुरझाए हुए डंठलों को हाथों में भरकर खाद के ढेर पर रखने गया तो अर्नी उसके ठीक सामने खड़ा हुआ। अर्नी ने सांस ली और बहुत औपचारिक ढंग से बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ हैरी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया।
मैं जानता हूँ कि चाहे कुछ हो जाए तुम हरमाइनी पर हमला नहीं करोगे, और मैं अपनी कही हर बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम सभी एक नाव पर सवार हैं। और तो उसने दोस्ती के लिए अपना गोल मटोल हाथ आगे बढ़ाया और हैरी ने भी उससे हाथ मिला लिया। अर्नी और उसकी दोस्त हैना भी सूखे अंजीरों की तरह उसी ढेर पर काम करने लगे जिस पर हैरी और रॉन कर रहे थे। अर्नी ने सूखी टहनियों को तोड़ते हुए कहा, वो ड्रेको मैल्फॉय है, वो इस सब के बारे में बड़ा खुश है ना? मुझे तो ये लगता है कि क्या वो नाग शक्ति का वारिस है। तुम क्या सोचते हो? तुमने बड़ी समझदारी की बात कही है, रॉन बोला, जिसने अर्नी को उतनी आसानी से माफ नहीं किया था जितनी आसानी से हैरी ने कर दिया था। अर्नी ने पूछा, हैरी, क्या तुम्हें लगता है कि नाग शक्ति का वारिस मैल्फॉय है? नहीं, हैरी ने इतनी दृढ़ता से कहा कि अर्नी और हैना उसे घूरने लगे। एक सेकंड बाद हैरी को ऐसी चीज दिखी जिसकी वजह से उसने पौधों को कतरने वाली कैंची रॉन के हाथ पर मार दी। आउच! तुम क्या? हैरी इशारा करके जमीन पर कुछ फीट ऊपर दिखा रहा था। कई बड़ी मकड़ियां जमीन पर दौड़ती हुई जा रही थी। अरे हाँ, पर इस समय इनका पीछा नहीं कर सकते। अर्नी और हैना उत्सुकता से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा है कि ये लोग अंधेरे जंगल की तरफ जा रही है। ये सुनकर रॉन और भी दुखी हो गया। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर स्प्राउट सभी विद्यार्थियों को गुप्त कला से रक्षा की क्लास में छोड़ने के लिए ले गई। हैरी और रॉन बाकी सबसे पीछे रह गए ताकि कोई दूसरा बातें ना सुन ले। हैरी ने रॉन से कहा, हमें एक बार फिर अदृश्य चोगे की जरूरत है। हम फैंग को साथ ले चलेंगे। उसे हैग्रिड के साथ जंगल में जाने की आदत है, वो हमारे काम आ सकता है। ठीक है, लेकिन रॉन ने कहा, जो घबराहट में अपनी छड़ी को उंगलियों में घुमा रहा था, कहीं जंगल में आतम भेड़िए तो नहीं रहते? उसने आगे कहा, जब वो लॉकहार्ट की क्लास में हमेशा की तरह पीछे वाली सीट पर बैठे। इस सवाल का जवाब देना पसंद ना करते हुए हैरी ने कहा, हाँ, पर अच्छी चीजें भी तो रहती है। सेंटोर्स अच्छे हैं और यूनिकॉर्न्स। रॉन पहले कभी अंधेरे जंगल में नहीं गया था। एक बार सिर्फ हैरी गया था और उसे आशा थी कि दोबारा ना जाने पड़े। लॉकहार्ट कमरे में धड़धड़ाते हुए आए और क्लास उनकी तरफ घूरने लगी। स्कूल में बाकी सभी टीचर्स सामान्य से ज्यादा गंभीर थे, पर लॉकहार्ट बहुत खुश थे। वो चारों तरफ मुस्कान बिखेर कर बोले, चलो चलो, अब अपना मूड तो ठीक करो। इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? विद्यार्थियों ने एक दूसरे को उत्तेजित होकर देखा पर जवाब नहीं दिया। अरे, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? लॉकहार्ट धीमे धीमे बोले, जैसे उन लोगों की समझने की शक्ति कमजोर हो। खतरा गुजर चुका है, अपराधी को पकड़कर भेज दिया गया है। कौन कहता है? डीन थॉमस जोर से बोला। मेरे प्यारे बच्चे, जादू मंत्री कभी हैग्रिड को पकड़कर नहीं ले गए होते अगर उन्हें 100% विश्वास ना होता कि वही दोषी है। लॉकहार्ट ने इस तरह समझाया जैसे वो ये समझा रहे हो कि 1 और 1 2 होते हैं। रॉन डीन से भी ज्यादा जोर से बोला, नहीं, मुझे लगता है वो फिर भी उसे पकड़कर ले जाते। इस पर लॉकहार्ट ने गर्व से कहा, वीजली, मैं खुद को दाद देता हूं कि हैग्रिड की गिरफ्तारी के बारे में मैं तुमसे तो थोड़ा ज्यादा ही जानता हूं। रॉन कहने ही वाला था कि ऐसी बात नहीं है, पर वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि हैरी ने उसे टेबल के नीचे से कसकर लात मार दी थी। हैरी बोला, याद रखना, हम वहां नहीं थे। पर लॉकहार्ट की बेहुदा खुशी उसे भी नागवार ही गुजरी जब लॉकहार्ट ने कहा कि वो हमेशा से जानते थे कि हैग्रिड भला आदमी नहीं है और उन्हें विश्वास है कि अब सारा मामला खत्म हो चुका है। तो इससे हैरी चढ़ गया। उसका मन हुआ कि पिशाचों के साथ भटकना किताब उठाकर लॉकहार्ट के मूर्खतापूर्ण चेहरे पर दे मारे। इसके बजाय उसने खुद को संतुष्ट करने के लिए कागज पर लिखकर रॉन को यह दिखाया, हमें आज रात को यह काम करना है। रॉन ने संदेश पढ़ा, थूक निकला और कनखियों से बगल वाली खाली सीट को देखा जहां आमतौर पर हरमाइनी बैठती थी। ये देखकर उसका संकल्प और दृढ़ हो गया और उसने सहमति में सिर हिला दिया। इन दिनों गरुड़द्वार के हॉल में भीड़ रहती थी क्योंकि 6 बजे के बाद सभी लोग कहीं नहीं जा सकते थे। उनके पास बातें करने के लिए मसाला भी बहुत रहता था, जिस वजह से हॉल अक्सर आधी रात के बाद तक खाली नहीं होता था। डिनर के ठीक बाद हैरी संदूक से अदृश्य चोगा निकालने गया और काफी देर तक उस पर बैठा रहा। वो हॉल के खाली होने का इंतजार कर रहा था। फ्रेड और जॉर्ज ने हैरी को एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलने की चुनौती दी। जहां आमतौर पर हरमाइनी बैठा करती थी, वहां आज जिनी मायूस सी बैठकर उन्हें खेलते देख रही थी। खेल जल्दी खत्म करने की कोशिश में हैरी और रॉन जानबूझकर हारते रहे, पर इसके बाद भी जब अंततः फ्रेड, जॉर्ज और जिनी वहां से गए तो आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी। हैरी और रॉन ने 2 कमरों के दरवाजे बंद होने की आवाजों का इंतजार किया। इसके बाद उन्होंने चोगा निकाला, ओढ़ा और तस्वीर के छेद में से बाहर निकल गए। सभी टीचर्स को चकमा देते हुए एक बार फिर उन्होंने महल के बाहर जाने वाली मुश्किल यात्रा की। आखिरकार वो प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर लगी सांकल खोली और बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह की आवाज ना हो। अब वो चांदनी में नहाए मैदान में आ चुके थे। जब वो अंधेरे में काली दिख रही घास के मैदान के पार कदम बढ़ा रहे थे तो रॉन बोला,
देखो, ये भी तो हो सकता है कि हम जंगल में तो पहुंच जाए, पर वहां पीछा करने के लिए मकड़ियां ना मिले। हो सकता है हमने जो मकड़ियां देखी थी वो वहां जा ही ना रही हो। मैं जानता हूँ, उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो उधर ही जा रही थी, पर उसकी आशा भरे स्वर में खत्म हुई आवाज सुनकर हैरी सोचने लगा। वो हैग्रिड के घर के सामने पहुंच गए, जिसके अंधेरे में डूबी खिड़कियों की वजह से वहां का माहौल बड़ा उदास दिख रहा था। जब हैरी ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो उन्हें देखकर फैंग खुशी से पागल हो गया। उन लोगों को यह चिंता सताने लगी कि कहीं फैंग अपनी तेज और गूंजने वाली आवाज से महल में सोने वाले सबको जगा ना दे। इसलिए उन्होंने जल्दी से मैंटल पीस पर रखे डब्बे से ट्रिकल टॉफी निकालकर फैंग को खिला दी, जिसके उसके सारे दांत चिपक गए। हैरी ने अदृश्य चोगा हैग्रिड की टेबल पर छोड़ दिया। गहरे अंधेरे जंगल में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। चलो फैंग, घूमने चले, हैरी ने उसका पैर थपथपाते हुए कहा। यह सुनकर फैंग खुश होकर घर से बाहर निकला और उनके पीछे पीछे चल दिया। जंगल के कोने तक दौड़कर गया और उसने अंजीर के एक बड़े पेड़ के पास जाकर अपना पैर उठा दिया। हैरी छड़ी निकालकर बोला, प्रकाशित भवा। छड़ी के सिरे पर हल्की सी रोशनी हो गई, सिर्फ इतनी कि वह चल रही मकड़ियों को देख सके। रॉन बोला, बढ़िया विचार है, मैं भी रोशनी कर लेता, पर या तो ये फट जाएगी या हम दोनों फिर घोंगे उगलने लग जाएंगे। हैरी ने रॉन का कंधा थपथपाया और घास की तरफ इशारा किया। दो मकड़ियां छड़ी की रोशनी से दूर होती हुई पेड़ों की छाया में जा रही थी। ठीक है, रॉन ने आ भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी बुरी से बुरी घटना के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैं तैयार हूँ, चलो चले। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो फैंग उनके चारों तरफ मंडराते हुए पेड़ों की जड़ें और पत्तियां सूंघता हुआ चलने लगा। हैरी की छड़ी की रोशनी के सहारे उन्होंने मकड़ियों का पीछा किया जो पगडंडी पर ही चल रही थी। वो लगभग 20 मिनट तक बिना बोले चलते रहे और टूटती टहनियों और खुरखुराती आवाज़ों के अलावा दूसरी आवाज़ें सुनने की कोशिश करते रहे। जब पेड़ इतने ज़्यादा घने हो गए कि आसमान के सितारे नजर आना बंद हो गए और अंधेरे के समुद्र में सिर्फ हैरी की छड़ी ही चमक रही थी, तो उन्होंने देखा कि मकड़ियाँ पगडंडी छोड़ रही हैं। हैरी ठहरा और उसने देखने की कोशिश की कि मकड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, पर उसकी रोशनी के छोटे से दायरे के बाहर की हर चीज़ अंधेरे में थी। वो पहले कभी जंगल में इतना गहराई तक नहीं गया था। उसे अच्छी तरह याद था कि वो पिछली बार यहाँ आया था, तो हैग्रिड ने उसे सलाह दी थी कि जंगल में जाते समय पगडंडी कभी नहीं छोड़नी है। पर हैग्रिड अब मीलों दूर था, शायद अज़्काबान की जेल के किसी काल कोठरी में, और उसी ने तो उनसे मकड़ियों का पीछा करने को कहा था। किसी नम चीज ने हैरी का हाथ छुआ, जिससे वो पीछे की तरफ उछल पड़ा। इससे रॉन का पैर दबकर चकनाचूर सा हो गया। हैरी ने देखा कि वो नम चीज और कुछ नहीं, फैंग की नाक थी। तुम क्या कहते हो? हैरी ने रॉन से पूछा, जिसकी आंखें उसे छड़ी की रोशनी में दिख रही थी। रॉन बोला, अब इतना दूर तक आ ही गए हैं तो। इसलिए वो पेड़ों के बीच जा रही मकड़ियों की छायाओं के पीछे पीछे चल दिया। वो अब बहुत तेजी से नहीं चल सकते थे, क्योंकि रास्ते में पेड़ों की जड़ें और ठूंठ आ रहे थे जो घुप अंधेरे में मुश्किल से नजर आते थे। हैरी को अपने हाथ पर फैंग की गर्म सांस महसूस हो रही थी। वो कई बार रुके ताकि हैरी नीचे झुककर छड़ी की रोशनी में मकड़ियों को खोज सके। वो काफी देर तक चलते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आधे घंटे तक उनके दुशाले नीचे झुकी शाखाओं और कांटेदार झाड़ियों से उलझ रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जमीन पर नीचे की तरफ ढलान शुरू हो गई थी, हालांकि पेड़ अभी भी उतने ही घने थे। तभी फैंग अचानक से भौंका। उसकी आवाज इतनी तेजी से गूंजी कि हैरी और रॉन उछल पड़े। क्या है? रॉन ने घुप अंधेरे में चारों तरफ देखते हुए तेजी से कहा और हैरी की कोहनी कसकर पकड़ ली। हैरी बोला, वहाँ कोई चीज हिल रही है, सुनो, ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज है। उन्होंने सुनने की कोशिश की। उनकी दाईं तरफ थोड़ी दूर कोई बड़ी चीज पेड़ों के बीच से निकलने का रास्ता बनाते हुए टहनियां तोड़ रही थी। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं! चुप रहोगे, वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा। रॉन असामान्य रूप से तेज आवाज में बोला। मेरी आवाज? उसने फैंग की आवाज पहले ही सुन ली होगी। जब वो दहशत में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे तो अंधेरा उनकी आंखों की पुतलियों पर दबाव डालने लगा। एक अजीब सी घरघराहट की आवाज उनके कानों में पड़ी और फिर खामोशी छा गई। हैरी ने पूछा, क्या लगता है वो क्या कर रहा होगा? हमले की तैयारी। कांपते हुए, हिलने तक से डरते हुए वो लोग इंतजार करने लगे। हैरी बोला, तुम्हें क्या लगता है वो चला गया? पता नहीं। तभी दाईं तरफ रोशनी का विस्फोट सा हुआ। ये रोशनी अंधेरे में इतनी तेजी से चमक रही थी कि दोनों ने अपनी आंखों को चौंधियाने से बचाने के लिए उन पर हाथ रख लिया। फैंग किकियाने लगा और उसने भागने की कोशिश की, पर इस प्रयास में वो कांटों की झाड़ी में जा गिरा और पहले से भी ज्यादा तेजी से किकियाने लगा। हैरी! रॉन चिल्लाया। उसकी आवाज अब राहत से भरी थी। हैरी, देखो, ये हमारी कार है। क्या? देखो तो सही।
हैरी रॉन के पीछे लड़खड़ाता हुआ रोशनी की दिशा में गया। वो दोनों गिरते पड़ते चलते रहे और एक पल बाद खुली जगह पर पहुंच गए। मिस्टर वीजली की कार वहां के मोटे पेड़ों के घेरे के बीच खड़ी थी। पेड़ों की घनी शाखाओं की छत से नीचे खड़ी इस कार की हेडलाइट्स जल रही थी। जब रॉन मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ा तो कार धीमे से उसकी तरफ आगे बढ़ी, ठीक उसी तरह जिस तरह से कोई बड़ा कुत्ता अपने मालिक का स्वागत करता है। ये पूरे समय यहीं पर थी। रॉन खुशी से कार के चारों तरफ घूमते हुए बोला, इसकी तरफ देखो, जंगल ने क्या हाल किया है इसका। कार पर चारों तरफ खरोचों और कीचड़ के निशान थे। स्पष्ट था कि इस दौरान कार अपनी मर्जी से जंगल में चारों तरफ घूम रही थी। फैंग कार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो हैरी से चिपक कर खड़ा रहा और कांपता रहा। हैरी के सांस दोबारा सामान्य गति से चलने लगी और उसने अपनी छड़ी वापस अपने दुशाले में रख ली। और हम सोच रहे थे कि हम पर हमला करने वाली है। रॉन ने कार पर टिकते हुए और उसे थपथपाते हुए कहा, मैं तो यही सोच रहा था ये जाने कहाँ चली गई। हैरी ने रोशनी से नहाई जमीन पर चारों तरफ मकड़ियों की तलाश की, पर वो सब हेडलाइट की रोशनी से दूर चली गई थी। उसने कहा, जिन मकड़ियों का हम पीछा कर रहे थे वो दूर चले गए, चलो चलकर उन्हें खोजे। रॉन कुछ बोला नहीं, वो हिला भी नहीं। उसकी आंखें हैरी के ठीक पीछे जमीन से 10 फीट ऊपर किसी चीज पर जमी हुई थी और उसका चेहरा दहशत के मारे काला पड़ गया था। हैरी को पलटने तक का समय नहीं मिला। एक जोरदार खटखट की आवाज हुई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी लंबी और बालों वाली चीज ने उसे कमर से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया है। अब वो उल्टा लटक रहा था और उसका सिर नीचे की तरफ था। वो संघर्ष करने लगा। तभी खटखट की और आवाजें सुनकर वो आतंकित हो गया। उसने देखा कि अब रॉन के पैर भी हवा में झूल रहे थे। फिर फैंग के बिसुरने और गुर्राने की आवाजें आई। अगले ही पल उन्होंने तेजी से अंधेरे वृक्षों के बीच से ले जाया जाने लगा। हैरी ने हवा में झूल रहे सिर से देखा कि जिसने उसे पकड़ रखा था वो अपने 6 लंबे बालों वाले पैर से चल रहा था। उसके मुंह की जगह पर चमकती ब्लेड जैसी 2 काली चिमटियां थी। उसने अपने अगले 2 पैरों से हैरी को कसकर पकड़ रखा था। अपने पीछे उसे एक और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जो किसी जीव की थी, जो रॉन को पकड़कर ला रहा था। वो जंगल के बीचों बीच चलने लगे। हैरी सुन सकता था कि फैंग तीसरे भयानक जीव से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करते हुए चीख रहा था, पर हैरी चाहकर भी चिल्ला नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आवाज़ कार के पास ही छोड़ आया है। हैरी को यह नहीं मालूम था कि कितनी देर तक वो उस जीव के शिकंजे में रहा। उसे बस इतना मालूम था कि अचानक अंधेरा कम हो गया। वो ये देख सकता था कि पत्तियों से भरी धरती अब मकड़ियों से भरी थी। उसे अपनी गर्दन तिरछी करके देखकर यह एहसास हुआ कि वो एक बड़ी घाटी के किनारे पर पहुंच गया था। इस घाटी के पेड़ साफ कर दिए गए थे, इसलिए अब उसे सितारे दिख पा रहे थे और उसकी आंखों के सामने इतना ज़्यादा भयानक दृश्य था जितना उसने आज तक नहीं देखा था। मकड़ियाँ, छोटी मकड़ियाँ नहीं जो नीचे पत्तियों पर चल रही थी, घोड़े जितने बड़ी आकार की 8 आंखों और 8 पैरों वाली काली बालों वाली दैत्याकार मकड़ियाँ। हैरी को ले जाने वाली भीमकाय मकड़ी अब ढलान पर नीचे की तरफ जा रही थी। वो उसे घाटी के ठीक बीच में गुंबद के आकार वाले एक धुंधले जाले की तरफ ले जा रही थी। उसके साथी उसे चारों तरफ से घेरे थे और उसके वजनी शिकार को देखकर रोमांचित स्वर में अपनी चिमटियों से खटखट कर रहे थे। जब मकड़ियों ने हैरी को छोड़ा तो वो हाथ पैरों के बल जमीन पर गिरा। रॉन और फैंग भी उसके पास आकर गिरे। फैंग अब बिल्कुल नहीं चीख रहा था, बल्कि अपनी जगह पर चुपचाप दुबका हुआ था। रॉन का हाल भी हैरी की तरह था। उसका मुंह खामोश चीख की मुद्रा में चौड़ा फैला हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकली पड़ी थी। अचानक हैरी को एहसास हुआ कि जिस मकड़ी ने उसे गिराया था वो कुछ कह रही थी। वो क्या कह रही थी समझना मुश्किल था, क्योंकि हर शब्द बोलने के साथ वो अपनी चिमटियों से खटखट कर रही थी। आरेगॉग! उसने आवाज दी, आरेगॉग! और गुंबद के आकार वाले धुंधले जाले के बीच एक छोटे हाथी जितना बड़ा मकड़ा बहुत धीमे धीमे चलकर आया। उसके काले शरीर और पैरों पर सफेद धब्बे थे और उसके चिमटियों वाले बदसूरत सिर में लगी आंखें दूध की तरह सफेद थी। निश्चित रूप से वो अंधा था। क्या है? उसने अपनी चिमटियों से तेजी से खटखट करते हुए पूछा। इंसान! हैरी को पकड़ने वाली मकड़ी ने चिमटियां बजाते हुए कहा। हैग्रिड है क्या? आरेगॉग ने पास आते हुए पूछा। उसकी 8 दूधियां आंखें इधर उधर भटक रही थी। अजनबी है, रॉन को लाने वाली मकड़ी ने जवाब दिया। तो उन्हें मार डालो, आरेगॉग ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। मुझे क्यों जगाया? हम हैग्रिड के दोस्त हैं, हैरी चिल्लाया। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकलकर उसके गले में धड़कने लगा था। घाटी में चारों तरफ मकड़ियों की चिमटियों की आवाज आने लगी। आरेगॉग ठहर गया। वो धीमे से बोला, हैग्रिड पहले कभी इंसानों को यहाँ तो नहीं भेजता था?
हैरी ने बहुत तेजी से सांस लेते हुए कहा, हैग्रिड हैग्रिड मुश्किल में है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मुश्किल में? बूढ़े मकड़े ने कहा, और हैरी को लगा कि उसकी चिमटियों के खटखट के बीच में चिंता का भाव था। पर उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? हैरी ने खड़े होने के बारे में सोचा, पर इरादा बदल दिया। उसे विश्वास नहीं था कि उसके पैर उसे सहारा दे पाएंगे, तो जमीन पर पड़े पड़े ही यथासंभव शांत स्वर में वो बोला, स्कूल के लोग सोचते हैं कि हैग्रिड विद्यार्थियों पर कोई भयानक जानवर छोड़ रहा है, इसलिए उसे पकड़कर अज़्काबान भेज दिया गया है। एरागॉग ने चिमटियों से बेतहाशा खटखट की और घाटी में चारों तरफ जमा मकड़ियों ने उसे दोहराया। ऐसा लग रहा था जैसे तालियां बज रही हो। फर्क सिर्फ इतना था कि तालियां बजने से आमतौर पर हैरी डर के मारे जम नहीं जाता था। एरागॉग ने सोचते हुए कहा, पर वो तो बरसों पहले की बात है, बरसों पहले की। मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया था। उन्हें यकीन था कि मैं वो भयानक जानवर था जो वहां रहता है, जिसे लोग रहस्यमय तहखाना कहते हैं। वो सोचते थे कि हैग्रिड ने तहखाना खोल दिया था और मुझे आजाद कर दिया था। और तुम रहस्यमय तहखाने वाले भयानक जानवर नहीं हो? हैरी ने कहा, जिसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। मैं? एरागॉग गुस्से में बोला, मैं महल में पैदा नहीं हुआ था। मैं दूर देश से आया था जब मैं अंडे पे था। एक मुसाफिर मुझे हैग्रिड को दे गया था। हैग्रिड तब छोटा था, पर उसने मेरा ध्यान रखा, मुझ महल में एक अलमारी में छुपा कर रखा, बचा कुचा खाना खिलाया। हैग्रिड मेरा अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान भी है। जब मेरा भेद खुला और मुझ पर लड़की की हत्या का दोष आया, तो उसने मेरी रक्षा की। मैं तब से इस जंगल में यहाँ रहता हूँ। हैग्रिड अब भी मुझसे मिलने आता रहता है। उसने मेरे लिए मेरी पत्नी मोसाक को भी खोजा था, और तुम देख सकते हो कितना फल फूल गया है हमारा परिवार, और ये सब हैग्रिड की दया की वजह से हुआ है। हैग्रिड की बात सुनकर हैरी ने बचा कुचा साहस बटोर लिया। तो तुमने कभी किसी पर हमला नहीं किया? कभी नहीं, बूढ़े मकड़े ने टूटती आवाज में कहा। मेरा स्वभाव ऐसा हो सकता है, पर हैग्रिड के प्रति सम्मान दिखाते हुए मैंने कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो लड़की मरी थी, उसकी लाश तो बाथरूम में मिली थी। मैं जिस अलमारी में बड़ा हुआ, उसके सिवा मैंने कभी महल का कोई हिस्सा नहीं देखा। हम लोग अंधेरे और शांति पसंद करने वाले जीव हैं। पर फिर तुम जानते हो कि उस लड़की को किसने मारा? हैरी ने कहा, क्योंकि वो जो भी है वापस आ चुका है और लोगों पर हमला कर रहा है। उसके शब्द कई पैरों की खटखट और सरसर में डूब गए, जो गुस्से से जगह बदल रहे थे। उसके चारों तरफ बड़ी काली मकड़ियां बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। एरागॉग बोला, महल में रहने वाला जीव एक प्राचीन जानवर है, जिससे हम मकड़ियां सबसे ज्यादा डरती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे उस जानवर के स्कूल में घूमने का एहसास हुआ था, तो मैंने हैग्रिड से आग्रह किया कि मुझे दूर भेज दे। उसे क्या कहते हैं? हैरी ने बेचैनी से पूछा। मकड़ियां घेरे को सकरा कर रही थी, जोरदार आवाजों के साथ। एरागॉग ने गुस्से से कहा, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, उसके बारे में बातें नहीं करते। मैंने हैग्रिड को कभी उस जानवर का नाम नहीं बताया। उसने मुझसे बहुत पूछा था। हैरी इस विषय पर दबाव नहीं डालना चाहता था, कम से कम इस हालत में तो कभी नहीं, जब मकड़ियां चारों तरफ से पास आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एरागॉग बातें करते करते थक गया था। वो अपने गुंबद के आकार वाले जाड़े में धीरे धीरे वापस जाने लगा, पर उसकी साथी मकड़ियां हैरी और रॉन की तरफ लगातार आगे बढ़ रही थी। अच्छा, तो हम अब जाना चाहेंगे? हैरी ने हताश होने के बावजूद हिम्मत करके एरागॉग से कहा। उसे अपने पीछे से पत्तियों के खरखराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जाना? जाओगे कैसे? एरागॉग ने धीमे धीमे कहा। पर मेरे बच्चे मेरे आदेश पर हैग्रिड को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर जब जिंदा गोश्त खुद चलकर अपनी इच्छा से हमारे बीच जाए, तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। अलविदा हैग्रिड के दोस्तों। हैरी ने पलट कर देखा। उसने देखा कि कुछ फुट दूर मकड़ियों की ऊंची
ठोस दीवार थी। वो अपने काले बदसूरत सिरों में चमकती बहुत सी आंखों से देखते हुए चिमटियां बजा रही थी। जब हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो जानता था कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मकड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। फिर भी उसने खड़े होने की कोशिश की, संकल्प कर लिया कि अगर वो मरेगा तो संघर्ष करके ही मरेगा। तभी एक तेज और लंबी आवाज गूंजी और घाटी ही रोशनी में नहा गई। मिस्टर वीजली की कार ढलान पर गरजती हुई चली आ रही थी। उसकी हेडलाइट्स जल रही थी, हॉर्न बज रहा था और ये मकड़ियों को टक्कर मारकर दूर हटा रही थी। कुछ मकड़ियां पीट के बल गिर गई, उनके बहुत से पैर हवा में ऊपर उठे हुए थे। कार हैरी और रॉन के सामने आकर रुकी और दरवाजे खुल गए। फैंग को बिठाओ, हैरी कूदकर अगली सीट में बैठते हुए चिल्लाया। रॉन ने किकियाते फैंग को कमर से पकड़कर कार की पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। रॉन ने एक्सेलरेटर को छुआ तक नहीं, पर कार को इसकी जरूरत भी नहीं थी। इंजन गरजा और कार कई मकड़ियों को टक्कर मारती हुई गिराती हुई आगे बढ़ी। वो तेजी से ढलान की चढ़ाई पर चढ़े और घाटी के बाहर निकले। जल्दी वो जंगल से धड़धड़ाते हुए गुजर रहे थे। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थी, पर कार खाली जगह में से कुशलता से अपना रास्ता बनाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रास्ता मालूम है। हैरी ने कनखियों से रॉन को देखा। उसका मुंह अभी भी एक खामोश चीख में खुला हुआ था, पर उसकी आंखें बाहर नहीं निकली थी। तुम ठीक हो ना? रॉन सामने की तरफ घूरता रहा, पर बोल नहीं पा रहा था। वो नीचे झुकी झाड़ियों को चीरकर चलते रहे। फैंग पिछली सीट पर जोर से भौंक रहा था। इसके बाद हैरी ने देखा कि जब वो बलूत के एक बड़े पेड़ से टकराते हुए गुजरे तो खिड़की के बाहर लगा आईना टूट गया। शोर भरे तूफानी 10 मिनटों के बाद पेड़ कम घने होने लगे और हैरी को दोबारा आसमान की झलक दिखने लगी। कार इतने झटके से रुकी कि वो लगभग विंडस्क्रीन से टकरा ही गए। वो जंगल के किनारे पर पहुंच चुके थे। बाहर कूदने की हड़बड़ी में फैंग खिड़की से टकरा गया और जब हैरी ने दरवाजा खोला तो फैंग पेड़ों के बीच से लपकता हुआ हैग्रिड के घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पूंछ पैरों के बीच में दुबकी हुई थी। हैरी भी बाहर निकल आया। रॉन के पैरों में ताकत आने में 1 मिनट और लगा। इसके बाद वो भी बाहर आ गया। अब भी उसकी गर्दन सख्त थी और वो घूर रहा था। हैरी ने कृतज्ञता के भाव से कार को सहलाया। इसके बाद कार पलटकर जंगल की तरफ चल पड़ी और नजरों से ओझल हो गई। अपना अदृश्य चोगा लाने के लिए हैरी हैग्रिड के घर गया। फैंग अपनी बास्केट में कंबल के नीचे छुपकर कांप रहा था। जब हैरी बाहर लौटा तो उसने देखा कि रॉन कद्दू के बेलों के बीच में उल्टी कर रहा था। मकड़ियों का पीछा करो, मकड़ियों का पीछा करो, रॉन ने अपना मुंह आस्तीन से पोंछते हुए कहा। मैं उस हैग्रिड को कभी माफ नहीं करूंगा। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम जिंदा हैं। हैरी बोला, मुझे लगता है उसने सोचा होगा कि हैरागॉग कभी उसके दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैग्रिड के साथ यही तो प्रॉब्लम है। रॉन हैग्रिड के घर की दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला। वो हमेशा सोचता है कि भयानक जानवर उतने बुरे नहीं है जितना कि उन्हें माना जाता है। देखो इसी कारण वो कहाँ पहुंच गया है आज, अज़्काबान जेल की काल कोठरी में। अब रॉन बुरी तरह कांप रहा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें वहां भेजने से क्या फायदा हुआ, क्या पता चला? दोस्त, हमें यह पता चला कि हैग्रिड ने रास्ते में तहखाना नहीं खोला था, वो निर्दोष है, हैरी ने कहा। फिर उसने रॉन के ऊपर चोगा डालकर उसका हाथ खींच लिया ताकि वो चलना शुरू करे। रॉन फुफकारने लगा। जाहिर है उसके हिसाब से आरागॉग को अलमारी में पालना निर्दोष की श्रेणी में नहीं आता। जब महल करीब आया तो हैरी ने अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि उसके पैर चौके में छुपे हुए थे। फिर उसने चरमराने वाले अगले दरवाजे को धक्का देकर थोड़ा सा खोला। वो सावधानी से प्रवेश हॉल के पार जाते हुए संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़े। जब वो उन गलियारों के पास से गुजरे जहाँ चौकन्ने पहरेदार पहरा दे रहे थे तो वो अपनी सांस रोक कर चले। आखिरकार वो गुरुद्वार हॉल में सुरक्षित पहुंच गए, जहाँ आग अब सुलगती राख में बदल चुकी थी। उन्होंने चोगा उतारा और कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। कपड़े बदलने का कष्ट किए बगैर रॉन बिस्तर पर लुढ़क गया। बहरहाल हैरी को ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। वो पलंग के सिराने पर बैठकर आरागॉग की कई हर बात पर देर तक विचार करता रहा। हैरी ने सोचा कि महल में छुपा हुआ जीव एक तरह से जानवरों का वोल्डेमॉर्ट लगता है। दूसरे जानवर उसका नाम तक नहीं लेना चाहते, पर उसे और रॉन को यह पता नहीं चल पाया कि वो जानवर है कौन, या वो अपने शिकारों को किस तरह बेजान कर देता है। हैग्रिड को भी नहीं मालूम कि रहस्यमयी तहखाने में ऐसा कौन सा जानवर है। हैरी ने अपने पैर बिस्तर पर रखे और तकिए से टिक गया। वो टावर की खिड़की से चमकते चांद को देख रहा था। उसे सूझ नहीं रहा था कि अब क्या किया जा सकता है। वो जिस रास्ते पर भी गए सब बंद मिले। रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया। नागशक्ति का वारिस बच निकला था और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इस बार जो व्यक्ति रहस्यमयी तहखाना खोल रहा था वो वही व्यक्ति है या नहीं जिसने पिछली बार उसे खोला था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे पूछा जा सके। हैरी लेट गया। वो अब भी आरागॉग की कई बातों के बारे में सोच रहा था। वो आधी नींद में पहुंच गया था कि तभी उसके मन में विचार आया। वो जानता था कि यही आखिरी उम्मीद थी, इसलिए वो सीधे तनकर बैठ गया। रॉन, अंधेरे में हैरी बोला। रॉन। रॉन फैंग की तरह किकियाते हुए जागा। चारों तरफ बौखलाकर घूरने के बाद उसने हैरी को देखा। कोने से आ रहे नेविल के तेज खर्राटों को नजरअंदाज करके बोला, रॉन, वो लड़की जो मरी थी, आरागॉग ने कहा कि बाथरूम में मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कभी बाथरूम छोड़ा ही ना हो?
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की आज तक उसी बाथरूम में हो। रॉन ने अपनी आंखें मली और चांदनी में त्योरियां चढ़ाई और फिर वो समझ गया। तुम्हें लगता है कि वो लड़की कहीं मायूस मीना तो नहीं?